गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हमारा टॉपिक अलंकार समाप्त किया। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक में कक्षा 12वीं के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज भाषा और लिपि। 2 नंबर का इसमें से एक प्रश्न आता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या है, कहाँ से किस तरह इसका आदान प्रदान होता है, कौन कौन सी भाषाओं का अपन यूज करते हैं और इसके उप विभाग कौन कौन से हैं, कहाँ कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, प्रकार क्या हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले आप अपना ध्यान अंकित करें। मैंने एक शब्द लिखा भाषा। बच्चों, भाषा कहाँ से आई, उत्पत्ति कहाँ से हुई, नामकरण कैसे हुआ, इन सारी बातों का आज अपन निराकरण करेंगे। मैं अपनी बातों का आपके लिए जो बात पहुंचा रहा हूं, अपने विचारों को जो आप तक आदान प्रदान कर रहा हूं और जिस माध्यम से कर रहा हूं वह माध्यम भाषा कहलाती है। अर्थात विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने का जो माध्यम होता है वह भाषा कहलाता है। यूँ कहें कि विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। मैं लिख देता हूँ, विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। विचारों का जो अपन आदान प्रदान कर रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो जो माध्यम है वो भाषा कहलाता है। अर्थात 2 व्यक्तियों के विचारों को, 2 व्यक्तियों के भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस भाषा शब्द की। भाषा जो शब्द है संस्कृत भाषा की एक धातु थी, शब्द था संस्कृत भाषा का, एक धातु थी जिसका नाम था भास। तो यूँ कहें कि भास धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई और इस भास शब्द का, भास धातु का जो अर्थ था व्यक्त वाणी, अर्थात वाणी को व्यक्त करना, वाणी को व्यक्त करना। अब अर्थ ये हुआ कि वाणी को अभिव्यक्त करने का माध्यम, लिख देता हूं, वाणी को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। वाणी को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाती है। यानी हम अपने विचारों का, हम अपने भावों का
आदान प्रदान करना चाह रहे हैं, मैं अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो पहुंचाने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिएगा। तो वो साधन जो है, मेडिएटर जो है, माध्यम जो है, वो तरीका जो है, वो भाषा कहलाता है। अब सबसे पहले अपन इसके प्रकार देख लेते हैं। कोई भी चीज हो, प्रकार तो उसके माने जाते हैं। तो मौखिक मूल रूप से, वैसे तो भाषा अपन काफ़ी प्रकार की बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से भाषा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मौखिक और दूसरी होती है लिखित। बहुत से कहते हैं सर एक सांकेतिक भाषा भी होती है जो इशारों से समझाई जाती है, तो उसे अपन मौखिक रूप में शामिल कर सकते हैं। तो मौखिक और लिखित, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, बोल करके और लिख करके। आइए इनका थोड़ा थोड़ा सा अपन भाषा की परिभाषा के रूप में इनको समावेश करते हैं। मौखिक क्या है, लिखित क्या है। मौखिक भाषा में सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मन के भावों और विचारों को, मन में के अंदर जो कोई भाव आए, कोई विचार आए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का जो मौखिक माध्यम होता है, वह मौखिक भाषा कहलाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मन के भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम जो मौखिक होता है, वो मौखिक भाषा कहलाता है। अब बात करते लिखित। जब किसी बात को लिखकर समझाया जाता है, जब किसी बात को लिखकर समझाया जाता है या बताया जाता है, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। अर्थात वाणी का लिखित माध्यम लिखित भाषा कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे भाषा किसे कहा जाता है। उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से, संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है व्यक्तवाणी। इसके हिसाब से हमने परिभाषा बनाई कि वाणी को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। इनकी परिभाषा हमने देखी दोस्तों। मौके द्वारा बोल करके समझाई जाने वाली भाषा, लिख करके बताई जाने वाली भाषा। अब इन दोनों ही प्रकार की भाषाओं में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। अब अंतर तो होगा ही। आइएगा हम इनके अंतर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला एक पॉइंट हम बना करके लिखते हैं कि मौखिक जो भाषा होती है, पेन कॉपी अपने साथ रखें, नोट करते चलें। मैं पूरा नोट्स बना रहा हूं। पहला पॉइंट हमने बनाया कि मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, नेचुरलिज्म, यानी जैसा जिसका स्वभाव होता है उसकी भाषा उसी रूप में परिवर्तित होती चली जाती है। जबकि लिखित भाषा के साथ ऐसा नहीं है कि जिसका जैसा स्वभाव होगा उसकी भाषा ऐसी होगी। नहीं साहब, लिखित भाषा एक कृत्रिम भाषा होती है जिसे ऐसे ही शब्द लिखने पड़ते हैं जो ऑथराइज्ड होते हैं। अपने द्वारा विचारों को वो थोप नहीं सकता। नंबर 2, मौखिक भाषा काल्पनिक होती है। अपन बना सकते हैं इसे। मौखिक भाषा काल्पनिक होती है, जबकि कृत्रिम भाषा काल्पनिक नहीं होती है। कृत्रिम भाषा काल्पनिक नहीं होती।
दो अंतर करे हमने, ये स्वाभाविक होती है, वो कृत्रिम होती है, ये काल्पनिक होती है, जबकि वह काल्पनिक नहीं होती। और एक तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मौखिक भाषा जो होती है नई तथा ताजगी से परिपूर्ण होती है। जब भी बोली जाती है नई, कुछ ना कुछ चेंज, जबकि लिखित भाषा रूढ़ होती है, चली आई है, जैसी आती है वैसी बोली जाती है, जैसा लिखा गया है हम भी उसी को उसी प्रकार से लिख देते हैं। तो हमने इसका अर्थ बताया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, इसके प्रकारों पर हमने प्रकाश डाला, कौन कौन से इसके प्रकार हैं। दो प्रकार हमने आपको बताए, एक मौखिक बताया, दूसरा लिखित बताया। इनके अंतर भी हमने आपको बताए थे कि स्वाभाविक होती है वो कृत्रिम होती है, काल्पनिक होती है वो काल्पनिक नहीं होती, नई तथा ताजगी से परिपूर्ण होती है, जबकि ये रूढ़ होती है। मैं अब आगे इसके अंगों पर चलता हूँ, आप अपनी कॉपी पर इन्हें उतार लें। अब हम भाषा के अंगों की तरफ चलते हैं। किसी ने 4 कहा, किसी ने 5 कहा। मूलभूत रूप में हम इनके अंगों की तरफ देख ही लेते हैं, कौन कौन से इसके अंग होते हैं। तो मूल रूप से 4 बताए हैं, चारों को गौर से देखना। नंबर 1 ध्वनि, ढंग से देख के चलना। नंबर 1 ध्वनि। नंबर 2 वर्ण, शब्द, और चौथा है पद। 4 इसके हमने अंग बताए थे। एक एक स्टेप देख चले, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे और आपको भी स्टेप बाय स्टेप याद करना है। 4 अंग हुए ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद। जब भी हम किसी को बोलते हैं तो आवाज़ होती है, तो वो आवाज़ जो होती है वो ध्वनि कहलाती है। जब इसका लिखित रूप होता है तो वो वर्ण बन जाता है, और वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, और शब्द का व्याकरणिक रूप क्या कहलाता है? पद कहलाता है। आज हम हिंदी की बोलियों की तरफ चलते हैं साहब। कहते पानी और वाणी कुछ ही दूरी पर बदल जाती है। कहावतों के रूप में भी कहा गया है इनके बारे में। तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है। कहीं कहीं उपबोली भी आ जाती है। तो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को अपन बोली कह सकते हैं। अब जैसे हमारी राजस्थानी भाषा है, ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक इतनी विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा राजस्थानी भाषा को हम संविधान में सूची में स्थान नहीं दिलवा पाए हैं। तो बोलियां देखी, हिंदी की बोलियां तो 5 प्रकार की हिंदी की जो बोली हैं वो देखते चले अपन। सबसे पहले गौर से सुनना इन बातों को, पहले लिख देते अपन पूर्वी हिंदी। नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। नंबर 3 बिहारी हिंदी।
नंबर 4 पहाड़ी हिंदी और नंबर 5 राजस्थानी। ये हिंदी भाषा की बोलियों का इनमें समावेश किया जाता है। अब इनकी भी अपनी अपनी खुद की बोलियां हैं। वो बोलियां कौन कौन सी हैं वो देखते चलें। पूर्व हिंदी में कौन कौन सी बोली उपबोली जो प्रमुख हैं। सबसे पहले अवधी, पघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी भी देखते हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो भाषा है वो है ब्रज। उसके बाद जो आज हिंदी का मौखिक रूप बन गया, मौलिक रूप बन गया, खड़ी बोली। खड़ी बोली। उसके बाद देखते हैं इसको कन्नौजी, कन्नौज साइड में बोली जाने वाली भाषा। वांगड़ी, वांगड़ प्रदेश की। और भी एक आध दो। बिहारी, जो बिहार प्रदेश में 3 प्रकार की प्रमुखता हिंदी भाषा बोली जाती है। एक तो बोली जाती है भोजपुरी, जो भोजपुरी सिनेमा बड़ा फेमस है। एक बोली जाती है मगही, भोजपुरी, मगही, और एक बोली जाती है मैथिली। ये शायद अपनी नेपाल साइड से लगती हुई सीमा है, मिथिला क्षेत्र में। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये उपबोलियाँ हैं हिंदी भाषा की, जिन्हें बिहारी हिंदी में शामिल किया गया है। उसके बाद पहाड़ी हिंदी की भी 3 प्रकार की उपबोलियाँ हैं। गढ़वाली, गढ़वाली क्षेत्र में। कुमाऊनी, ये हिमालय प्रदेश, कुमाऊनी और हुमायूनी। पर्वत की चोटियों की तरफ। अब बात करते हैं राजस्थानी। बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। अब इसका एक कारण ये रहा कि हम इसे अपनी भाषा को संविधान में क्यों स्थान नहीं दिला पाए, क्योंकि क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी खुद की अलग उपबोली है। इसलिए इस भाषा की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। अब देखते चले इसकी उपबोलियाँ कितनी हैं। देखो, एक आया मारवाड़ी। अब देखो, अपने आप में बहुत बड़ा प्रदेश है मारवाड़ी। जोधपुर है, जैसलमेर है, गंगानगर है, बहुत बड़ा क्षेत्र मारवाड़। और इस मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो मारवाड़ी। अब मारवाड़ी की तरफ ध्यान गया कि राजस्थान की तरफ, ये एक किंवदंती रही है। दूसरी मेवाड़, मेवाड़ी। इसका इतिहास बड़ा गौरवमय रहा है इनके यहाँ के राजाओं का। तो मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, जिसमें चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा मेवाड़ी कहलाई। हाड़ौती, हाड़ौती जो क्षेत्र है, और ढूंढाड़ी, ढूंढ प्रदेश जयपुर को कहा जाता है। तो ढूंढाड़ी भाषा जयपुर के अंतर्गत बोली जाती है। मेवाती अपना अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, हरियाणा से लगता हुआ मेवाती, और एक यूँ कहें सीकर, चूरू, झुंझुनू जो एरिया है उसे कहते हैं शेखावाटी। तो वहाँ की जो भाषा बोली जाती है अलग अलग है। अब और भी भाषा है राजस्थान के अंतर्गत। इतनी ये 5 बोलियां हैं और ये इनकी उप बोलियां हैं। इतना हमने इनको लिख कर के आपको समझाने की कोशिश की। तो मैं आपको ये बता दूं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है।
जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। 14 सितंबर 1949 हिंदी को क्या दे दिया गया था? राजभाषा का दर्जा। इसलिए आप देखते होंगे 14 सितंबर को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको शुरू से लेकर एंड तक के भाषा के रूप के बारे में बताने की कोशिश की कि विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भाव हैं, उन भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा कहलाता है। भाषा की उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाषा शब्द संस्कृत भाषा के भाष धातु से उत्पन्न हुई, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अर्थात वाणी को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। उसके बाद हम इसके प्रकारों पर चले। मूल रूप से भाषा के दो प्रकार हमने बताए थे, एक बताया था मौखिक और दूसरा बताया था लिखित। मन के विचारों का आदान प्रदान करने का जो मौखिक माध्यम होता है वो मौखिक भाषा कहलाता है, और जब किसी बात को लिख कर के समझाया जाता है अर्थात तो भाषा का लिखित माध्यम लिखित भाषा कहलाता है। उसके बाद हम इनके थोड़े से अंतरों पर भी गए थे। मौखिक भाषा लिखित भाषा में अंतर क्या था? मैंने बताया था मौखिक भाषा काल्पनिक होती है, लिखित भाषा काल्पनिक नहीं होती। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, जबकि ये स्वाभाविक नहीं होती है, कृत्रिम होती है। मौखिक भाषा नई और ताजगी से परिपूर्ण होती है, जबकि ये भाषा रूढ़ होती है। उसके बाद हम इसके अंगों पर गए थे। भाषा के हमने 4 अंग देखे। सबसे पहला ध्वनि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद शब्द और उसके बाद लास्ट में गए थे चौथे पार्ट पर पद पर। बोलियों के बारे में मैंने कहा था कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, और हिंदी की 5 बोलियों में हमने भाषा को समाहित किया। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी में ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी और वांगड़ी। बिहारी हिंदी का भी 3 पार्ट है, भोजपुरी, मगरी और मैथिली। पहाड़ी हिंदी में भी गढ़वाली, हुमायूनी, कुमाऊनी। और राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती और शेखावाटी। 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहाँ थोड़ी सी किंवदंतियाँ हुई हैं। कहते हैं दोस्तों, जहाँ आज है वो कल नहीं है। 2 बोली आप देख रहे थे, अवधी और ब्रज। इनके पीछे भाषा लगता था, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। जिनने देखे तो हमारे हिंदी के बहुत बड़े ग्रंथ जो भक्ति काल के थे, चाहे वो तुलसीदास जी के थे, सूरदास जी के थे, रसखान जी के थे, वो सब इन्हीं भाषाओं में लिखे पड़े। इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र था। लेकिन आज देखिए, जो जिसके नाम के पीछे लगा हुआ था भाषा, वो तो बन गई आज बोली। क्या बन गई? बोली। और जिसके नाम के पीछे लगा हुआ था बोली, आज वो बन गई भाषा। क्या बन गई? भाषा। क्योंकि आज हमारी हिंदी भाषा का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? खड़ी बोली को माना जाता है। खड़ी बोली को हिंदी भाषा का मानक रूप माना जाता है। तो मैंने पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाया, और इस टॉपिक की छोटी से लेकर बड़ी जो बातें थी, मैंने पूरी सिलेबस के तहत जो भी चीज़ें आई थी वो इस आज के टॉपिक में आपको समझाई।
और बताया कि इसके अंग क्या होते हैं, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी बोलियां क्या हैं, कैसे कैसे इसके क्षेत्र बांटे गए, वो सारी बातें हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब अगला जो हमारा इससे अगला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक हमारा लिपि से संबंधित होगा। वो मैं अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। अगली क्लास जैसी आएगी वो हमारी लिपि से संबंधित होगी। आप तब तक लॉकडाउन में घर पर रहें और इस लॉकडाउन में जो कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, आपको घर पर रह कर के ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। कोई प्रकार की कमी आपकी पढ़ाई में रहनी नहीं है। और जो भी समस्याएं क्लासेज के माध्यम से जो समझ में नहीं आ रहा है तो नोट करें और कमेंट करके हमें बताने की कोशिश करें, ताकि हम अगली क्लासों में आपकी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।